नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया और कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लग पाई है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश को बीजेपी का अभेद किला क्यों कहा जाता है? यहाँ क्यों कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नहीं पनप पाई? इसके कई फैक्टर हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि यहाँ बीजेपी जितनी ताकतवर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस कमजोर है। अब कांग्रेस ही स्वयं पार्टी में बदलाव की मांग कर रही है। जानिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की ताकत और कांग्रेस की कमजोरी का क्या मायना है। एक क्लीन स्वीप, बीजेपी 29, कांग्रेस 0। हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार, हार पर कांग्रेस में हाहाकार। हार पर बोले उमंग सिंगार ने बदलाव की आवश्यकता। कांग्रेस में शुरू होगा क्या नया प्रोसेस? एमपी में नहीं कांग्रेस का एमपी, 29 सीटों पर खिला कमल। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पार्टी में बदलाव की आवश्यकता है, संगठन में बदलाव होना चाहिए, पूरे प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता है। ग्वालियर, मुरैना समेत कई ऐसी सीट जहां से युवा उम्मीदवार थे, अच्छा प्रदर्शन किया। चुनाव परिणाम पार्टी की अपेक्षाकृत नहीं है। क्या कमी रही? पार्टी भी मंथन कर रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि जीतू पटवारी के कार्यकाल पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि हमारे अपेक्षाकृत परिणाम नहीं है। 15 सीटों पर मजबूती से लड़े और कई सीटों पर बराबर की स्थिति थी। क्या कारण रहे हैं, क्या कमी रही? उन्होंने कहा कि हार के फैक्टर कई होते हैं। उम्मीदवार हो, भीतर घात हो, कैंपिंग भी किसी प्रकार से की गई है। इस सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि क्या स्थिति रही प्रदेश में, उन्होंने डिटेल में बताया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस के नेता जितने भी हम सब लोग हैं, सबको मिलके एक आत्ममंथन करना चाहिए और पार्टी और संगठन को एक मजबूती के साथ नए सिरे से खड़े करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से इस पर अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी है, तो आने वाले समय में ये चीज दिखेगी। लेकिन देखिए, आप समझते हैं कि चुनाव विधानसभा के अभी हुए, तत्काल हुए और एक अल्पकालीन समय मिला 4 महीने, तो 4 महीने में आप किसी से रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर से ये जरूर कह सकता हूँ कि कई सीटों पे हम लोग मजबूती के साथ लड़े, चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, ऐसी कई ऐसी सीटें जिसमें अच्छी टक्कर दी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें कैंडिडेट का भाग्य है, कुछ पार्टी की संगठन में कुछ चीजें रह गई, तो अब कहीं चूक हुई है तो उसको मंथन करना जरूरी है मध्य प्रदेश में। वहीं इसे लेकर बीजेपी का कहना है, अभी आप देखते जाइए, कांग्रेस में हाहाकार के साथ अब भूकंप भी आएगा। जीतू पटवारी कहते हैं वे हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन नैतिकता बची हो तो जीतू का त्याग पत्र देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल निसंदेह अभी हाहाकार मच रहा है, त्राही त्राही मचेगी और भूकंप भी कांग्रेस के अंदर आएगा, जो अब ये उसी की ओर जा रहा है जिस प्रकार से उमंग सिंघार जी ने कहा है। और जीतू पटवारी जी कहते हैं मैं हार की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। भैया, हार की जिम्मेदारी ले रहे हो तो आगे क्या कर रहे हो ये तो बताइए। आप ऐसे असफल पटवारी सिद्ध हुए हो कि कांग्रेस में सांसदों का सूबा, सांसदों का हल्का 0 हो गया। एक भी सांसद नहीं बचा मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का। विधायकों का छोटा सा हल्का बचा है, उसमें से ही 3 विधायक अभी और आ गए और अभी और 1 दर्जन और आ जाएं तो आप थोड़ा आप आरोप भी नहीं लगा सकते। हमारे तो 163 विधायक पहले से ही हैं। तो और नेता लोग, लाखों नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। 8 लाख से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता नेतागण कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बूथ पे 0 हो रहे हैं और बस सिर्फ भाषण और मीडिया में हीरो होती है कांग्रेस। तो जीतू पटवारी जी, आप स्वीकार कर रहे हैं हार, तो आपके अंदर कुछ नैतिकता बची हो, अगर आपकी अंतरात्मा जागरूक है तो आपको तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कमजोर कांग्रेस की बुरी हालत की शुरुआत कुछ माह पहले हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ही होने लगी थी।
बीजेपी ने कांग्रेस को इतना कमजोर जोर कर दिया है कि वह लड़ने लायक स्थिति में ही नहीं है। जब चुनाव में सीनियर लीडरशिप की जरूरत थी, तब मालवा निमाड़ से लेकर बुंदेलखंड तक कांग्रेस के पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता बीजेपी में मिल गए। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल। तो चलिए, इस तरीके की बयानबाजी के बीच में पूर्व नेता प्रतिपक्ष का भी बयान सामने आया, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। एक बार आपको सुनवा लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा भी। पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कम संख्या में सीटें जीती, लेकिन जो मोदी जी का एक जलवा था वो तो समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में उसको देखने को हम लोग तरस गए और उस तरह के नतीजे नहीं आए। क्या कारण मानते हैं? अब कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण हैं। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे। जी, ये चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है। मध्य प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाई कमांड कुछ समय बाद समीक्षा करे और यहाँ पर किस रणनीति के तहत आगे चलना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और ये 29-0 वाला मामला खत्म किया जाए। जो संगठन में फेरबदल होता है, अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो आप क्या लगता है कि जैसे संगठन में फेरबदल होना चाहिए, परिणाम ठीक नहीं आया अभी? देखिए, ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करें ना करें, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। आप सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या कहेंगे? भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। जी जी। आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। तो चलिए, इसी बात पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हमसे परिचय करा देते हैं। तो बात कर ली जाए, प्रियंका दुबे जो है बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुकी है और कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम पांडे जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में देखा गया है कि 29 की 29 सीटें यहाँ पर बीजेपी निकाल कर ली गई है और बीजेपी 29, कांग्रेस 0। क्या कुछ कमी रह गई थी? कहाँ पर जो है प्रचार प्रसार में या फिर कहाँ संगठन में कमी रह गई थी कि जो उस तरीके से रणनीति बनाई गई थी उस पर काम नहीं हो पाया, या फिर जनता ने जो है उस तरीके से जनता की जो अपेक्षाएं आपसे थी वो जमीनी स्तर पर नहीं हो पाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार जीत तो चलती रहती है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी 29-0 से हारते हैं तो कभी 29-0 से जीतते हैं। 1984 में हम 29-0 से जीते थे, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या कमी रह गई थी? क्या अटल जी अच्छे नेता नहीं थे? क्या आडवाणी जी अच्छे नेता नहीं थे? अटल जी तो मध्य प्रदेश के ही थे ना। फिर भी अटल जी स्वयं लोकसभा चुनाव हार गए थे ग्वालियर से और बुरी तरह से हारे थे। अटल जी की मथुरा से जमानत जब्त हो गई थी। तो हार जीत चलती रहती है, होता रहता है। अब क्यों हारे, क्यों नहीं हारे, ये इसके कई कारण रहते हैं। अब जो ध्रुवीकरण की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो जहां जहां सफल हो गई वहां ये जीत गए, और ध्रुवीकरण की जो राजनीति जहां सफल नहीं हुई वहां हार गए। अब जैसे लाडली बहना के खातों में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस दिन मतदान था उस दिन 2 दिन पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में इन्होंने पैसा डाल दिया। हर लोकसभा में करीब 2 लाख वोट इन्होंने अपना 2 लाख महिलाओं के खाते में पैसा डाला था। एक तरह से ये गलत था। इसी तरह से मतदान के 1-2 दिन पहले किसानों के खाते में पैसा डाला।
फिर आचार संहिता भले ही लगी हो, पैसे पर प्रतिबंध हो कि 95 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पैसा पानी की तरह बहाया जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो वो भी कारण भारतीय जनता पार्टी का जीतने का रहा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी हैं। ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहां वो एक बार तो छोड़िए 4-4 बार वो पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हमारे नेता उमंग सिंघार जी, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हर लोकसभा पर गए, हर विधानसभा पर गए। हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी हर जगह गए। अजय सिंह जी ने मेहनत की। दिग्विजय सिंह जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। जो नेता जहां चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने अपने लोकसभा में मेहनत की। अब ग्वालियर की हम बात करें तो 6 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं, 6.5 लाख करीब बीजेपी को मिले हैं। तो 6 लाख जो वोट कांग्रेस को मिले हैं वो हमारी विचारधारा से सहमत थे। हमने जो मुद्दा उठाया था कि महंगाई से जनता त्रस्त है, तो जनता ने हमारी बात सुनी और 6 लाख लोगों ने हमें वोट दिया। हमने कहा बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार देंगे और ट्रेनिंग के दौरान 8,500 रुपए महीने देंगे जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। जब आपकी ट्रेनिंग 1 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास अनुभव हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो 6 लाख लोग वो हमसे प्रभावित हो गए। तो मध्य प्रदेश में जहां हमें वोट बोला वो हमसे प्रभावित है। वोट तो मिला हमें। जैसे हम भिंड मुरैना ग्वालियर की बात करें तो एवरेज 6 लाख वोट करीब कांग्रेस को मिला है और 6.5 लाख 6.25 लाख बीजेपी को मिला है। और हम इंदौर और खजुराहो की बात करें तो वो दोनों जगह तो चुनाव होना ना होना बराबर है। और जो खजुराहो और इंदौर में हुआ था इसी को लेकर हमारा पूरा चुनाव था। हमने संविधान को आधार बनाया और संविधान को आधार बनाया तो हमारी सीटें लगभग डबल हो गई। हम 52 थे, 99 हुए। और अभी आप यदि कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए, तो फिर ये 400 से 240 पर रह गए, 370 से 240 पर रह गए। मोदी जी 4.5 लाख से जीते थे पिछला चुनाव, इस बार 1.5 लाख पर रह गए। अयोध्या जो इन्होंने एक पूरे देश में मॉडल मानकर चुनाव लड़ा था, अयोध्या वालों ने इनकी विचारधारा को नकार दिया, चित्रकूट वालों ने इनके नकली काम को नकार दिया। तो यदि ये कांग्रेस से इस्तीफा मांगते हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो कांग्रेस के लोग इस्तीफा देने को तैयार है, पहले उनसे इस्तीफा दिलवाइए। और बात है चिंतन मंथन की, तो हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, पहले से ज्यादा सक्रिय रहेंगे। जहां बदलाव की जरूरत होगी वहां बदलाव भी करेंगे। ओवरऑल जो सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय नेता हैं, उनको ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो कम सक्रिय है उनको कम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो जो जितनी मेहनत करेगा, जिसमें जितनी योग्यता है, क्षमता है, उसको उस आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी। तो हार जीत चलती रहती है। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी, उनके पास आना चाहेंगे। प्रियंका जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए मध्य प्रदेश में तो आपने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आई है। वहीं जिस तरीके से राम पांडे जी ने आरोप लगाया है धर्म की राजनीति को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका ये आरोप लगता नजर आ रहा था, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? जो तो सही बता रही हूँ, ये इलेक्शन के बाद पता चला है कि 99 मार्क्स जो है वो 92 से भी ज्यादा होते हैं। मतलब जितनी खुशियां ही मना रहे हैं, इतनी सबसे पुरानी पार्टी जो इतने दम भरती थी अपने शासन का, अपने अच्छे कार्यों का, आज वो पिछले चुनाव में जब 40-44 से बढ़ जाती है, उसका अध्ययन करने की। अगर ये हमें डाउनफॉल कहते हैं और जब ये 40 से 44 पे अटके थे उस समय तो इन लोगों को सबको एक तरीके से अगर हम कहा जाए तो आत्मचिंतन के इतने गहरे डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था कि इनको तो खड़े ही नहीं होना चाहिए था। उस समय को लेकर के बात नहीं करते। और मैं अभी बात करूं, अगर हार की हैट्रिक मारने के बाद ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं तो विचारणीय इनके लिए होना चाहिए। मैं तो इन लोगों के मतलब क्या शब्द कहा जाए वो भी मेरे को उचित नहीं लगता है चैनल के ऊपर, पर बड़े ही हास्यास्पद है कि हार की हैट्रिक की जैसे इन्होंने नारा बना लिया था कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार, उसके बाद ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों पे बात कर जाऊं, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दादरा नगर अंडा, जम्मू कश्मीर अंडा, लद्दाख अंडा, मध्य प्रदेश अंडा, मिजोरम अंडा, दिल्ली अंडा, सिक्किम अंडा, त्रिपुरा अंडा, उत्तराखंड अंडा। इसके बाद भी अगर मैं बात करने जाऊँ 4 राज्य जो विधानसभा में 4 राज्य जहाँ पे इनका सूपड़ा साफ हुआ, बात करें आंध्र प्रदेश,
शून्य, उड़ीसा शून्य, अरुणाचल प्रदेश शून्य, सिक्किम शून्य। इतनी जगह पर अंडा, और अगर हम बात करें पूरी तरीके से डाउन फॉल पे आ जाने के बाद में भी जैसे ऐसे फुदक रहे हैं बच्चों की तरह, मतलब गहरा मंथन करना चाहिए। आज आपके पूरे इंडिया अलायंस मिलकर के 232 बन पाया, उसके बाद 232 से ऊपर नहीं निकल पा रहा है, और पूरी उससे ज्यादा तो अकेली भाजपा की सीट आ गई है तीसरी बार हैट्रिक पर। उसके बाद आज हम लोगों के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, जबकि अभी तक सिर्फ 10 साल ही लगातार सरकार में रही। प्रियंका जी, जिस तरीके से आप बोल रही हैं हैट्रिक की बात अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी भी तो दम भर रही थी 400 पार का, लेकिन ऐसा कुछ जो है तस्वीरों में साफ नहीं हो पाया है। नवजीत बहन, अगर हम बात करें पिछली बार भाजपा अकेली 303 सीट लेके आई थी और 353, लेकिन इस बार तो 300 पार भी नहीं कर पाई ना। बात तो यही है, जहाँ देखा जा रहा था 400 पार का नारा दिया जा रहा था। सर आपके जवाब दे रही हूँ, धैर्यपूर्वक सुनिए। अगर हम बात करते हैं उसके बाद 353 के करीबन एनडीए का हमारा टोटल टारगेट है। नेचुरली अगर आप 70% से पास होती हैं तो आप टारगेट क्या लेंगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम 80%, अबाउट 75% मुझे बनाना चाहिए। हर व्यक्ति का यही मोटिव होता है कि अगर मेरे 70% अंक आए हैं तो मुझे अगली बार जो मेहनत करनी चाहिए वो जो है वो 75% या 85% के ऊपर की होनी चाहिए। तो निश्चित है कि हमने अपना नैरेटिव जो सेट किया वो आपकी बात 400 पार के एनडीए अलायंस के साथ में, ठीक है, नहीं हो पाया, इसकी समीक्षा निश्चित तौर पे करेंगे। देखिए जो बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रही है समीक्षा की जाएगी, एनडीए भी समीक्षा करिए, इंडिया भी समीक्षा करिए। अब आगे चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। रमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बात कर ली जाए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और अभी जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि पार्टी में गठबंधन जो ये बंधन है इनका, सरकार है उसमें बदलाव होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, कुल मिलाकर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। संगठन में बदलाव की बात की जा रही है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मोटे तौर पर उमंग सिंगार हमेशा साफ बात करते हैं और दो टूक बात करते हैं। तो और हमेशा जब वो सरकार में थे और मंत्री भी थे तब भी उन्होंने बहुत दो टूक बात दिग्विजय सिंह जी को लेकर के कही थी। तो वो चूंकि दो टूक बात करने के आदी हैं और वही दो टूक बात कही है, तो स्वाभाविक रूप से ये बात निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि आखिर वो जो एक सीट उनके पास थी वो एक सीट भी क्यों चली गई, आत्मचिंतन का विषय है। संगठन में बदलाव हो ना हो ये पार्टी के हाईकमान का निर्णय है। इसमें कोई दूसरा आदमी सुझाव दे सकते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाकी ये अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात मोटे तौर पर जरूर है कि किसी भी पार्टी में जो स्तर होता है कार्यकर्ता का, नेता का, वो 3 स्तर का होता है। एक स्तर तो वो होता है जो नेतृत्व करते हैं, एक स्तर वो होता है जो जमीन पर कार्य करते हैं, और एक स्तर इन दोनों के बीच में होता है जो नेता और कार्यकर्ता के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। इस बार क्या हुआ कांग्रेस में, ये जो मिडिल मैन था कांग्रेस कार्यकर्ता का, उसमें ज्यादातर दल बदल हो गया। ज्यादातर दल बदल हो गया तो निचले स्तर का कार्यकर्ता बहुत असमंजस जैसी स्थिति में रहा है। और उसको चूंकि वातावरण एक ऐसा बन गया था कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस हार रही है, तो वातावरण ऐसा बन गया था। तो जिस ताकत के साथ उसको काम करना था, इसमें कोई शक नहीं कि करीब 5 सीट ऐसी थी मध्य प्रदेश में जहां पर टक्कर लगभग बराबरी की थी। अगर उम्मीदवार ठीक होते या कांग्रेस कार्यकर्ता ठीक से काम करते तो निश्चित रूप से सीट उसमें बढ़ना चाहिए थी। तो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं असमंजस में हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, जैसे भोपाल में सुरेश पचौरी जी ने दल बदल किया। तो सुरेश पचौरी जी चूंकि नेता भले ही भोपाल के हैं, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र विदिशा, रायसेन, सीहोर जिले में जबरदस्त प्रभाव क्षेत्र है। तो उनके दल बदल करने से विदिशा, रायसेन एक प्रकार से खाली जैसा हो गया। कांग्रेस का जो उम्मीदवार थे प्रताप भानु जी, उनके सामने पोलिंग एजेंट तक की समस्या आकर के खड़ी हो गई थी। ऊपर जो एक सिटिंग एमएलए पूर्व विधायक थे शशांक, वो भी उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो इसके कारण लगभग गैप जैसी स्थिति बन गई। ये जो गैप जैसी स्थिति है ये पूरे मध्य प्रदेश में बन गई थी। तो मैं समझता हूँ हमेशा एक बात है कि ये प्रकृति का नियम है, जो आज शीर्ष पर होता है वो शून्य पर होता है, जो शून्य पर होता है वो आज कल को शीर्ष पर जाएगा। प्रकृति का नियम है, चक्र इसी में चलता है। तो मोटे तौर पर ये जो झटका लगा है कांग्रेस को, ये आत्ममंथन का विषय है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस इसके वास्तविक कारण ढूंढेगी और वास्तविक कारण ढूंढ करके जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको सक्रिय करेगी, तो ही आगे चल करके कुछ कर पाएगी। जी
चलिए बिल्कुल राम पांडे जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से पूर्व नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आ रहे हैं, अगर बात करी जाए और देखा जाए तो कांग्रेस में अंतर्कलह की जो स्थितियां हैं वो चुनाव होने से पहले ही दिखाई दे रही थी। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त होगी, लेकिन अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से रणनीति पर यहाँ कांग्रेस काम करेगी मध्य प्रदेश में? क्या बदलाव की स्थिति भी नजर आ रही है कि जो है संगठन उसमें बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? नहीं, हम तो अपनी रणनीति में सफल हो गए। हमारा मेन उद्देश्य था तोड़फोड़ की राजनीति बंद होना चाहिए, दल बदल की राजनीति बंद होना चाहिए, खरीद फरोख्त की राजनीति बंद होना चाहिए, तानाशाही बंद होना चाहिए। और हमने इस मामले में संविधान पर बहुत फोकस किया, लोकतंत्र बचाओ पर बहुत फोकस किया और ज्यादातर जनता ने हमारी इस बात को सुना। और यूपी में हमारे गठबंधन की सीट आने का विशेष कारण यही है कि यूपी के लोगों ने भी सुना और जहां जहां हमारी सीटें बढ़ी हुई हैं, लोगों ने ये सुना कि संविधान बचेगा तब तो सब ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधायकों को तोड़ती है, खरीद फरोख्त करती है, लालच देती है, जैसे मध्य प्रदेश की बात चले तो हमारे कई विधायकों को मंत्री पद का लालच दिया, 50-50 करोड़ रुपए उनको दिए, हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा दिया गया। तो उनका उपयोग करने के बाद या दुरुपयोग करने के बाद फिर किसी को फेंक दिया गया, किसी को आगे बढ़ा दिया गया। तो इस तरह की राजनीति हम चाहते थे बंद हो और ये अहंकार घमंड हमने दूर किया। आप देखिए पूरा चुनाव इन्होंने किस आधार पर लड़ा कि मुसलमान भैंस ले जाएंगे, मुसलमान मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुसलमानों को कांग्रेस आरक्षण देने जा रही है। हमारे लिए तो हिंदू मुसलमान बराबर हैं, वरना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा था कि हम मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे और बीजेपी आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टनर है। आंध्र प्रदेश में ये 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रहे हैं और टीडीपी को इन्होंने जेल में डाला था चंद्रबाबू नायडू को। आज उसी चंद्रबाबू नायडू के सामने इनको नाक रगड़ना पड़ रही है। तो अहंकार उनका टूटा। इन्होंने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, हम इनको कभी एनडीए में नहीं लेंगे। एनडीए में भी लिया, उनका डीएनए भी अच्छा हो गया। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के समर्थक है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना करवा दी। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की विरोधी है। ये दूसरा अहंकार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भी टूटा। तो हमारा मेन उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा मोदी और अमित शाह का घमंड तोड़ना। आज उन दोनों का घमंड टूट गया है। आज वो दोनों जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूछते थे, आरएसएस को कहते थे कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, नड्डा जी कह रहे थे। आज दोनों के दोनों मोदी और अमित शाह वापस बीजेपी की शरण में है, वापस से आरएसएस की शरण में है। और जहां तक यदि जीतने की बात है तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीते, शिवराज जी के कारण मान लें या मोहन यादव के कारण। एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री। शिवराज जी 8 लाख से जीते, मोदी जी 1.5 लाख से जीते। तो प्रधानमंत्री बनने का मौका मध्य प्रदेश को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों केवल गुजरात को ही प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले? चलिए बिल्कुल इस पर जो है बाद में बात करेंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वो खुद जो है बदलाव की बात कर रहे हैं संगठन में, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी, मुझसे पूछा है सवाल? जी आपसे ही पूछा है। जी, उनका स्वागत है। वो बहुत उन्होंने मेहनत की, सभी लोकसभा में मेहनत की, हमारे अच्छे नेता हैं और उन्होंने जैसा कहा है उसका पालन किया जाएगा। जो सक्रिय लोग हैं उनका आगे बढ़ाया जाएगा, जो कम सक्रिय हैं उनका अलग उपयोग किया जाएगा। तो पार्टी में हमारे लिए तो सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। जो ज्यादा समय दे सकता है उसको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कम समय दे सकता है उसे कम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उन्होंने सही कहा, उमंग सिंगार जी ने जो भी कहा। चलिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी भी है। प्रियंका जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी सुना और आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, इतना ही मैंने कहा ना कि अभी भी आत्ममंथन की स्थिति में नहीं है। 29 सीट हार गए मध्य प्रदेश में। उसके बाद में भी कहते हैं हमारा एजेंडा सक्सेसफुल रहा। मतलब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि पार्टी गई तेल लेने। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आप पर भी तो आरोप लग रहा है कि मुस्लिमों का डर दिखाया है, उसको लेकर उस पर राजनीति की है।
आज अगर अपन बात करते हैं तो रिकॉर्ड्स पे बात करें तो बेहतर होगा। जिन मुस्लिमों की ये बात करते हैं 2014 के पहले मात्र 4.5% मुस्लिम सरकारी नौकरियों में पदस्थ हुआ करते थे। IAS IPS की मैं बात कर रही हूँ। आज 10.15% मुस्लिम आज IAS IPS पर पदस्थ हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो डेवलपमेंट की स्थिति में है। जब 11 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि आती है उसमें 30% से ज्यादा किसानों की जो डीबीटी होता है वो मुस्लिम हैं, उनके खातों में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। स्टार्टअप्स में अगर हम बात करते हैं तो और उसके बाद में मुद्रा लोन की बात करके बेनिफिशरीज की अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो मुस्लिम में अगर हम बात करें 70% मुस्लिम जो हैं इससे बेनिफिशरीज हुए हैं और आज अपना व्यवसाय और भी अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं और भी योजनाओं की बात करने जाऊं, चाहे लड़कियों के ड्रॉप आउट परसेंटेज की बात करने जाऊं, चाहे कुपोषण की बात करने जाऊं, या लड़कियों की जो अगर हम भ्रूण हत्या की जो बात करते थे लिंगानुपात की बात करने जाऊं, इन सब में मुस्लिम की स्थिति में परिवर्तन आया है। ये जो अगर परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, सोच की परिवर्तन की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही अगर हम बात करें जो ग्राउंड लेवल तक की जो जनहितैषी योजनाएं बनी उनके माध्यम से ऐसे किसी वर्ग विशेष के लिए वो योजनाएं नहीं थी, परंतु हर एक वर्ग जैसे कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उससे पूरी तरीके से मुसलमान भाई बहनें भी पूरी तरीके से लाभान्वित हुई है। चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। राम जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया ले लेंगे, आप कुछ कहना चाहते थे जल्दी से, फिर रमेश शर्मा जी के पास आएंगे। ये तो देखिए कितने धोखेबाज निकले जो हिंदू इनको वोट दे रहे हैं, इनके अंधभक्ति के कारण आज उनके साथ ये कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने मुसलमानों को ये दिया, वैसे कहते हैं मुसलमान भैंस चोरी कर लेंगे। अब मुसलमानों को इन्होंने कितने उपलब्धियां दिलवाई, ये हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं, ये हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, ये हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये हिंदुओं जो हिंदू इनको वोट देते हैं हिंदुओं के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, जो हिंदू इनको वोट देते हैं हिंदुओं के साथ भी गद्दारी कर गई। गद्दारी इनके खून में है, गद्दारी इनके खून में है। जो हिंदुओं को वोट देता है हिंदुओं के साथ भी गद्दारी करते हैं। यहाँ सरेआम हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी गद्दारी है। आप लक्ष्मण सिंह जी की बात को नहीं मान पाते हैं, यहाँ तक कि आपके खुद के जो नेता छोड़ करके चले गए। लड़ाई मत कराया। चलिए बिल्कुल आप जी बिल्कुल चलिए आपके पास आएंगे प्रियंका जी, आपके पास आएंगे। अब जो है रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी है। रमेश जी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों ही तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं मुस्लिमों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस बार देश में मुस्लिम वोट जो है उसने बहुत यूनाइट होकर के और आक्रामक तरीके से भाजपा के खिलाफ काम किया। कल एक नेशनल चैनल पर मैं खबर देख रहा था उत्तर प्रदेश के रामपुर की, एक पर्टिकुलर एक मतदान केंद्र था जहां करीब 2000 वोटर थे और उस क्षेत्र में 532 ये फिगर आ रहा था कि वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है वो मुस्लिम समाज को दिए गए। उस पोलिंग सेंटर पर एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला। तो ये जो जिस पट्टी में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की ये आसपास की जो पट्टी है, ये सारी वो पट्टी है जहाँ किसान आंदोलन हुआ था और जहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है। बंगाल में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है वहां भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बहुत सोचने की बात है, क्यों है, क्या कारण है, ये दोनों राजनीतिक दल इस बात पे विचार करेंगे। एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, राजनीतिक तरीके से बहुत बात होती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन समय समय पर जो संविधान में जो निर्णय लिए गए हैं वो धार्मिक आधार पर निर्णय लिए गए हैं। धार्मिक आधार पर हिंदू कोड बिल अलग बना है और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बना है। एक जने को 3 शादी करने का अधिकार और एक जने एक दूसरी शादी नहीं कर सकता। एक जने की उम्र, लड़की की उम्र 18 साल है और दूसरे की 16 साल है। एक जने के किसी भी धार्मिक स्थल पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मंदिरों में कलेक्टर का हस्तक्षेप होता है। तो कुल मिलाकर के धार्मिक आधार पर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे समय पर आ रहा है। पिछले दिनों अभी दक्षिण भारत में कर्नाटक सरकार ने तो मंदिर के चढ़ावे तक पर टैक्स लगा दिया, जबकि वक्फ बोर्ड को और चर्च को उन्होंने अनुदान जारी किया। तो निर्णय तो सारे के सारे धार्मिक आधार पर होते रहे हैं। अब ये देखने की बात यह है
कि आखिर एक और बात है, उत्तर प्रदेश में जिस पट्टी में लागू हुआ है, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, मुश्किल से 1.5% वोट बढ़ा, सीट लेकिन उनकी लगभग दुगनी हो गई। कि भाजपा के खिलाफ वाला जो वोट था वो यूनाइट हुआ है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी, इस बार दोनों का वोट ज्वाइंट हुआ है। दूसरा, बसपा का वोट जो था वो टूटा था, वो भाजपा पे आने के बजाय सपा पर और कांग्रेस को गया, उसके पीछे चाहे जो भी कारण रहे हो। तो कुल मिलाकर के भाजपा विरोधी वोटों का सेंट्रलाइज होना ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर टोटल वोट देखेंगे भाजपा को तो 2019 में भाजपा को जितने वोट मिले थे लगभग उतने ही वोट मिले, वोट का भाजपा को नुकसान नहीं हुआ, सीटों का भारी नुकसान हो गया। तो इन सारी चीजों पर भी दोनों पार्टियों को मंथन करना कि भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा। और इसके अलावा एक और बात बताऊं, अभी बस एक लाइन कहकर बात खत्म करता हूं। अभी चूंकि एनडीए के पास 303 का समर्थन हो गया, अगर चूंकि कहा है नायडू ने बाहर रहकर के समर्थन करने को, अगर नायडू और नीतीश कुमार एनडीए से बाहर भी हो जाए तब भी मोदी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि 303 की होगा। इन दोनों के पास 28 सीटें हैं, 303 में से आप 28 कम कर दीजिए, सरकार बहुमत में है। आने वाले समय में कुछ और लोग भी अगर एनडीए के साथ जुड़ करके ये फिगर 350 पहुंचेगा, ये लिख लीजिए, आगे चल करके सरकार मजबूती के साथ फिर ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा आखिर क्या होता है क्या नहीं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बात कर ली जाए बीजेपी या कांग्रेस की, वाकई दोनों को चिंतन मंथन करने की जरूरत है अपने अपने स्तर पर। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।